गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट और अपन ने स्टार्ट किए थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। और बच्चों जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स बताए गए हैं अपनी बुक में, वो बताए गए हैं बच्चों 4। उनको अपन की टाइप के एबायोटिक फैक्टर भी मान सकते हैं। की एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से बताए गए हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल। ये 4 मेजर या की एबायोटिक फैक्टर बताए गए हैं। एक एक का अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर कौन सा है, तो वो है बच्चों टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर ऑर्गेनिज्म को, वो है बच्चों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अपन क्या मान सकते हैं? इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो है बच्चों टेम्परेचर। अब ध्यान दो, वेरिएशन प्रेजेंट इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग बच्चों टेम्परेचर में क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसको अपन पीछे स्टडी कर चुके हैं। प्लैनेट का सन के अराउंड रोटेशन, अर्थ का टिल्ट, अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट होना, उसकी वजह से बच्चों टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है, ध्यान देंगे बच्चों। सपोज ये अपन मान लेते हैं ग्लोब है, अर्थ जैसे मान लो, क्लियर। और ये अपन मान लेते हैं बच्चों इक्वेटर। इक्वेटर या अपन इसको कह सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्लियर। तो ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये बच्चों अपने इस पूरे ग्लोब को, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसको अपन मान सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसको अपन मान सकते हैं साउथ हेमिस्फीयर, क्लियर। ये यहां पर अपन मान सकते हैं नॉर्थ पोल और ये बच्चों अपन मान सकते हैं साउथ पोल, क्लियर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर अपन बात करें सोलर रेडिएशन की, सनलाइट की, ये जैसे अपन मान लेते हैं बच्चों सन, तो जो सनलाइट है वो इक्वेटर वाले रीजन में बच्चों स्ट्रेट होती है, सीधी गिरती। और जैसे जैसे अपन इक्वेटर से मूव करते हैं पोल की ओर, भले ही नॉर्थ पोल की ओर हो
या भले ही साउथ पोल की ओर हो, तिरछी होती जाती है सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पर बच्चों सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, यहाँ पर मान लो ये सोलर रेडिएशन कम है। और दोनों ही चीज़ें, लाइट भी और टेम्परेचर भी, ये सन से जुड़े हुए। तो कंसेप्ट क्या है, जब हम मूव करें कहाँ से, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर टू पोल्स, चाहे नॉर्थ पोल की ओर बढ़ जाओ चाहे साउथ पोल की ओर बढ़ जाओ, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जब बढ़ते हैं तो बच्चों टेम्परेचर जो होता है डिक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यही चीज फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप, जब मैदानी इलाकों से, ठीक है, प्लेन्स से अपन पहाड़ी इलाके में माउंटेन टॉप्स की ओर बढ़ते हैं तो भी बच्चों टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर, इकोलॉजिकली क्लियर। सीजन के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, क्लियर। इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते हैं तो डिक्रीज होगा, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। प्लेन्स से माउंटेन टॉप पर जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, सभी टाइप के हैबिटेट में सब जगह पर तो टेम्परेचर एक जैसा होता नहीं है। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर बहुत मिनिमम भी हो सकता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक के अंदर दिए गए हैं, उनको अपन देखते हैं। देखो बच्चों, पोलर रीजन्स एंड रीजन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड, पोलर रीजन में और हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में जो टेम्परेचर रेंज है वो है बच्चों सब जीरो, टेम्परेचर जीरो से भी कम, माइनस में भी हो सकता है। अगर अपन बात करें ट्रॉपिकल डेजर्ट की, ड्यूरिंग समर, गर्मी के टाइम पर ट्रॉपिकल डेजर्ट में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है, क्लियर। इसके अलावा जैसे अपन देखें बच्चों, थर्मल स्प्रिंग्स हैं एंड हाइड्रो थर्मल वेंट्स ऑफ ओशियंस, ठीक है, थर्मल या हॉट स्प्रिंग में और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो ये कुछ टेम्परेचर की रेंजेस अपनी बुक में बताई गई है कि साहब पोलर रीजन में और हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में सब जीरो भी हो सकता है, समर के टाइम पर ट्रॉपिकल डेजर्ट में 50 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्लियर। थर्मल स्प्रिंग्स में और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, क्लियर। ये तो बच्चों हो गई टेम्परेचर की रेंज, क्लियर। यहां तक की बात आपकी एकदम क्लियर है। अब चलो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर अफेक्ट कैसे करता है ना। तो अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंस, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम काइनेटिक्स, भाई अपन जानते हैं अपनी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, क्लियर,
तो मेटाबॉलिज्म में जितने भी केमिकल चेंजेज होते हैं, रिएक्शन होती है, वो सब बच्चों एंजाइम मीडिएटेड होती है। और एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो टेम्परेचर में इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो बच्चों टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम काइनेटिक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। क्लियर? एक तो ये, और सेकंड इंपॉर्टेंस या इसका इफेक्ट अपन देखें तो वो है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक के अंदर दिए गए हैं, उन पर अपन ध्यान देते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखो बच्चों, फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है बच्चों मैंगो ट्री का। ठीक है, मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा, जर्मनी। ऐसी बच्चों टेम्परेट कंट्रीज में मैंगो ट्री ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंगो ट्री जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करने वाला प्लांट। हाई टेम्परेचर वाले जो रीजन होते हैं वहां पर ग्रो करता है, टेम्परेट कंट्रीज कनाडा, जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकता। इसका मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। और देखो सेकंड एग्जांपल जो अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, स्नो लियोपार्ड नॉट फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ केरला। जो स्नो लियोपार्ड अब ठंडी जगह पर रहने वाला है, बर्फ में रहने वाला है, तो ये नहीं मिलता है केरला के फॉरेस्ट में। अपन जानते हैं बच्चों केरला के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ठंडे इलाके में रहने वाला केरला की फॉरेस्ट में नहीं मिल सकता। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल अपनी बुक में जो दिया गया है वो है बच्चों ट्यूना फिश, रेयरली caught beyond tropical latitude in oceans। ठीक है, जो ट्यूना फिश होती है वो बहुत रेयरली पकड़ी जाती है, किसके आगे, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के आगे। बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स मतलब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स तक ही मिलती है ट्यूना फिश, उसके आगे वो नहीं मिलती है। तो बच्चों एंजाइम की काइनेटिक्स को टेम्परेचर अफेक्ट करता है, और साथ साथ ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को भी टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है। क्लियर? अब टेम्परेचर के बेस पर, ठीक है, टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी के बेस पर ऑर्गेनिज्म के 2 टाइप्स बताए गए हैं, वो अपन देखते हैं बच्चों। Types of organism on the basis of टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देंगे बच्चों। टेम्परेचर के बेसिस पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म बताए गए। फर्स्ट इज स्टेनोथर्मल and second is यूरीथर्मल। स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। अब बच्चों स्टेनोथर्मल
अपन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहेंगे? स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज ऑर्गेनिज्म फाउंड regions टेम्परेचर कांस्टेंट, या अपन कह सकते हैं यूनिफॉर्म, थ्रू आउट ऑफ ईयर। ऐसे रीजन जहां पर टेम्परेचर थ्रू आउट ऑफ ईयर कैसा बना रहता है? यूनिफॉर्म बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, ठीक है, वहां पर स्टेनोथर्मल टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टोलरेट in wide changes of temperature range। ठीक है भाई, टेम्परेचर की रेंज में वाइड चेंजेज को वो ऑर्गेनिज्म टोलरेट नहीं कर सकते, केवल कैन टोलरेट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर की एक नैरो रेंज को ही वो टोलरेट कर सकते, मतलब टेम्परेचर की रेंज में ज्यादा अफेक्ट को वो टोलरेट नहीं कर सकते। इसलिए पाई ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर टेम्परेचर पूरे साल भर लगभग यूनिफॉर्म बना रहता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर स्टेनोथर्मल। ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों? स्टेनोथर्मल टाइप के ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, पोलर बियर है, आगे बात समझ में, लिजार्ड है, एबीज, ये सब जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कैसे हैं बच्चों? स्टेनोथर्मल। अब अपन बात करते हैं यूरीथर्मल की। यूरीथर्मल कौन से ऑर्गेनिज्म को कहेंगे? दीज ऑर्गेनिज्म कैन टोलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की एक वाइड रेंज को टोलरेट कर सकते हैं। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाए उसको भी सहन कर सकते हैं, इंक्रीज हो जाए उसको भी वो सहन कर सकते हैं। ऐसे को अपन क्या कहेंगे बच्चों? यूरीथर्मल। और यूरीथर्मल का अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो मोस्ट ऑफ मैमल्स एंड मोस्ट ऑफ बर्ड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर टोलरेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म्स आर ऑफ टू टाइप, स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। अब टेम्परेचर रेगुलेशन को अगर अपन ध्यान में रखें, क्या टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, होम्योस्टेसिस शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म टू टाइप के बताए गए हैं, एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो दूसरा बेसिक अपन और काम में लेते हैं। देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस,
इन चीज़ों को अगर अपन ध्यान में रखते हैं, ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज एक्टोथर्मल, या अपन इनको कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म्स। एंड सेकेंड टाइप इज एंडोथर्मल और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक्टोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म किनको कहेंगे? ऑर्गेनिज्म्स विच आर नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर according सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इट मीन्स टेम्परेचर रेगुलेशन शो नहीं करते हैं, होम्योस्टेसिस शो नहीं करते। बच्चों, होम्योस्टेसिस से आप मीनिंग ये लगा लो, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। किस रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। बाहर क्या हो रहा है उससे चेंज हुए बिना अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रखना, उस चीज को अपन बोलते हैं बच्चों होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो एक्टोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पाते, होम्योस्टेसिस शो नहीं करते हैं। एंडोथर्मल या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म अपन किन को कहेंगे? ऑर्गेनिज्म मेंटेन बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। भले ही बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर, या डिक्रीज हो जाए, उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इट मींस टेम्परेचर रेगुलेशन शो कर रहे हैं। इट मींस होम्योस्टेसिस शो कर रहे हैं। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, एंड एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। क्लियर? ये बच्चों टेम्परेचर की कहानी कंप्लीट होती है। अब अपन सेकंड जो एबायोटिक फैक्टर है उसकी अपन स्टडी करते हैं, और वो है बच्चों वाटर। वाटर, ध्यान दो बच्चों, इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? टेम्परेचर। ठीक है, आफ्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद या सेकंड, अपन इसको मान सकते हैं सेकंड इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर।
टेम्परेचर के बाद में इकोलॉजिकली जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, वो वाटर। और बच्चों अपन जानते भी हैं इस चीज़ को कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था अपनी अर्थ पर, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये किस में हुआ था बच्चों? वाटर में ही हुआ था। विदाउट वाटर लाइफ नॉट पॉसिबल। पानी के बिना, वाटर के बिना लाइफ अपन पॉसिबल मान ही नहीं सकते। पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर प्लांट के केस में अपन जैसे देखते हैं तो प्रोडक्टिविटी मान लो प्लांट्स की, प्रोडक्टिविटी मान लो या उनका डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, हाईली डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर कितना अवेलेबल हो पा रहा है उस पर बच्चों प्लांट की प्रोडक्टिविटी और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्लियर? तो ध्यान देंगे, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन वाटर। वाटर पर डिपेंड करता है। अगर अपन बात करें डेजर्ट, इन डेजर्ट में बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है। डेजर्ट में पानी बहुत कम मिल पाता है। ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विथ स्पेशल अडेप्टेशंस। ऑर्गेनिज्म में जब स्पेशल अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं तो ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। किसमें? डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अवेलेबिलिटी जो होती है वाटर की वो बहुत ही लो होती है। तो स्पेशल अडेप्टेशन होने पर ही वो सर्वाइव कर पाएगा। अब चलो, ये तो अपन ने वाटर से रिलेटेड बात कर ली। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि यार एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती होगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आल्सो फेस वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनके लिए बच्चों क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर। अभी जैसे इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर में अपन जैसे मान लो साल्ट कंसंट्रेशन है नहीं, पीएच जैसे है, वाटर का टेम्परेचर है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती। जैसे अभी अगर मान लो अपन बात करें ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मैराइन वाटर। ऑर्गेनिज्म मिलता है किसमें? मैराइन वाटर में। और इस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर दिया जाए, ट्रांसफर इनटू फ्रेश वाटर, या शिफ्ट कर दिया जाए तो कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैसे? अब देखो, इसको अपन समझते हैं। अभी जैसे मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, सपोज अपन ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ये मान लो कोई वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर बॉडी अपन जैसे मान लेते हैं, ये बाहर अपन मान लेते हैं फ्रेश वाटर है। और इस फ्रेश वाटर में सपोज शिफ्ट कर दी क्या?
ऐसे मान लो मैराइन फिश, क्या मान लेते हैं अपन, मैराइन फिश। फ्रेश वाटर में मान लो मैराइन वाटर वाली फिश अपन ने शिफ्ट कर दी। अब देखो फ्रेश वाटर की अपन बात करेंगे तो साल्ट कंसंट्रेशन कम है, ओपी की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर फिश की बॉडी के फ्लूइड की अपन बात करें, मैराइन वाटर वाली फिश है, ओपी की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब आपने पढ़ा होगा बच्चों फिजियोलॉजी में मूवमेंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू ओपी। तो वाटर मूवमेंट जो होता है, वाटर मूवमेंट फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी, लो ओपी से हाई ओपी की ओर बच्चों वाटर का मूवमेंट होगा। इसका मतलब फ्रेश वाटर का ओपी कम है तो बच्चों वाटर एंटर होएगा किसकी बॉडी में, फिश की बॉडी में वाटर एंटर होगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि ओपी की वैल्यू बैलेंस नहीं हो पाती। क्लियर। तो बच्चों इतने वाटर को ये फिश होल्ड नहीं कर पाई। इसका मतलब वाटर में ही रहने वाली है लेकिन फिर भी इसको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ती, उनको भी बच्चों वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्लियर। यही केस उल्टा, अगर मान लो अपन फ्रेश वाटर वाली फिश को शिफ्ट करें, ट्रांसफर करें मैराइन वाटर में, तो मैराइन वाटर का ओपी ज्यादा है, फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश के बॉडी के फ्लूइड का ओपी कम है, तो वहां पर एक्सोऑस्मोसिस होगा, वाटर उसकी बॉडी से बाहर आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि ओपी की वैल्यू बैलेंस नहीं हो जाती है, बराबर नहीं, तो इतने वाटर लॉस को वो फेस नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो अगर बच्चों साल्ट कंसंट्रेशन की जब अपन बात करते हैं, देखो बच्चों साल्ट कंसंट्रेशन ये मेजर की जाती है सलाइनिटी की फॉर्म में, मतलब पार्ट्स पर 1000। क्लियर कि वाटर के 1000 मॉलिक्यूल पर साल्ट के कितने मॉलिक्यूल है। तो पर 1000 मॉलिक्यूल्स पर साल्ट की कंसंट्रेशन को या सलाइनिटी को मेजर किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक में जैसे दिए गए हैं। अगर सपोज अपन बात करें इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर की अपन बात करते हैं तो 5% ही है। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं सी वाटर या ओशियंस की, जैसे मान लो अगर अपन बात करें तो 30-35%। और अगर अपन बात करते हैं कुछ हाइपर सैलाइन लेगून्स, हाइपर सैलाइन लेगून्स की बात करते हैं तो वहां पर बच्चों साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो 100 ppm से भी ज़्यादा तक रिपोर्ट की गई है। अपने ऐसे मान सकते हैं कि 100% से भी 100 ppm से भी वो ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। क्लियर। तो ये जो चीज़ें होती है ना, क्वालिटी ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है केवल वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर पर भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन ने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ा कि टेम्परेचर में चेंजेस की कितनी रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे ही बच्चों on the basis of salinity tolerance, organism are of two type. First is stenohaline and second is यूरीहेलाइन। स्टेनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन, वही चीजें हैं। स्टेनोहेलाइन, तो स्टेनोहेलाइन क्या करेंगे बच्चों, स्टेनोहेलाइन किन को कहेंगे, दीज
organism can tolerate a narrow range of salinity। सलाइनिटी की एक नैरो रेंज को ही क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उनको अपन क्या कह देंगे बच्चों, स्टेनोहेलाइन। और जब बात की जाएगी यूरीहेलाइन की, दीज ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी। सलाइनिटी की एक वाइड रेंज को बच्चों ये ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 2 इंपॉर्टेंट एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर अपन ने स्टडी कर लिए। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज वाटर। अब 2 एनवायरमेंटल फैक्टर अपनी बुक में और दिए गए हैं, लाइट एंड सॉइल, तो वो अपन पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिज्म के रेस्पॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है? किसके अगेंस्ट? एनवायरमेंटल या एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या रेस्पॉन्स करते हैं। ये स्टडी बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।